नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया था, उसने अपनी अंतरिम या इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो उससे रिलेटेड था। तो इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, इस रिपोर्ट में क्या है और उसकी आलोचना क्यों की जा रही है, और उसके बाद परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज क्या है? जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट को जानने के पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहले आता है बैकग्राउंड। आप सब लोग को एक डेट याद होगी, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको निरस्त कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। तो ये हुआ था कल 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जून 2021 में जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों को, लद्दाख नहीं केवल जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जून 2021 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जिसने फरवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट दे दी। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट में है कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के, उनको पुनः निर्धारित किया गया है, मतलब उनकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है, सभी की नहीं कुछ की में। तो उनकी सीमा में परिवर्तन क्या हुआ है उससे पहले हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा की स्थिति या विधानसभा सीटों की स्थिति क्या थी। तो बैकग्राउंड में हम देखेंगे 5 अगस्त 2019 से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभा कैसी थी? जम्मू कश्मीर में क्या था? 87 सदस्य थे। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा थी, वो 87 सदस्यों से बनी हुई थी। 87 सदस्यों को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। जम्मू प्रांत में जम्मू क्षेत्र के सदस्य, फिर कश्मीर क्षेत्र के सदस्य, फिर लद्दाख क्षेत्र के सदस्य और पीओके जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसके सदस्य। तो जम्मू क्षेत्र के लिए कितने? 87 सदस्य थे। कुल 87 सदस्य थे। उसमें से जम्मू के लिए 37 सदस्य, जम्मू क्षेत्र से या जम्मू प्रांत से 37 सदस्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होते थे। कश्मीर प्रांत से 46 सदस्य निर्वाचित होते थे। कश्मीर प्रांत से विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 46 सदस्य निर्वाचित होते थे। लद्दाख से 4 सदस्य थे। और पीओके से 24 थे। जम्मू कश्मीर से 37, कश्मीर से 46, लद्दाख से 4 और पीओके से 24 सदस्य जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाते थे। चूंकि ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इन 24 सदस्यों की सीटें विधानसभा में खाली रहती थी। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा 87 सदस्य होते थे, 4 क्षेत्रों से आते थे। किन किन क्षेत्रों से कितनी सीट थी ये है। अब रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट को बेसिकली हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला क्या है? विधानसभा सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। फिर दूसरा, आरक्षण को लेकर क्या मसला है। और तीसरा क्या है? लोकसभा की सीटों में किन परिवर्तनों की सिफारिश जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने की है। तो अब विधानसभा सीट में क्या हुआ है कि कुल मिला के
जम्मू व कश्मीर प्रांत के लिए 7 सीटों की वृद्धि की गई है। 7 सीटों की वृद्धि है। कैसे वृद्धि है? जो जम्मू प्रांत है, जम्मू प्रांत में पहले कितनी थी? 37 सीटें थी। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू प्रांत में 37 सीटें थी। कितनी करने की सिफारिश है? 43। मतलब कितनी? 6 सीटों को बढ़ाने की सिफारिश की है। ये ऊपर का निशान मतलब वृद्धि। 6 सीटों की वृद्धि का अनुमोदन जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट में किया है। फिर उसके बाद आता है कश्मीर प्रांत। कश्मीर प्रांत में पहले 46 थी, तो अब कर दी है 47 करने का अनुमोदन किया है। मतलब 1 सीट की वृद्धि। जम्मू प्रांत में 37 से 43 और कश्मीर प्रांत में 46 से 47 1 सीट की वृद्धि की है। और फिर आरक्षण क्या है? आरक्षण के संबंधित जो एससी समुदाय के हिंदू हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है, तो हिंदुओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो एससी समुदाय के जो हिंदू हैं इनके लिए 7 सीटों का आरक्षण किया जाए, ये परिसीमन आयोग ने कहा है। और जो एसटी समुदाय है, एसटी के लिए 9 सीट। एसटी समुदाय के जो हिंदू हैं उनके लिए 7 सीट और एसटी के लिए 9 सीट का अनुमोदन किया जाए। लोकसभा, अब लोकसभा में क्या है? 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटें थी? जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें थी। 5 लोकसभा सीटें थी। तो परिसीमन आयोग ने एक नई सीट में वृद्धि करने का अनुमोदन किया है, जो अनंतनाग क्षेत्र से होगी। अनंतनाग क्षेत्र। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट, जो हमारे काम की है। क्या है? विधानसभा सीटों में 7 की वृद्धि की है। जम्मू कश्मीर में पहले 37 थी, जो 43 कर दी। मतलब जम्मू क्षेत्र के लिए 6 सीटों की वृद्धि की है। और कश्मीर प्रांत में पहले 46 थी, उसमें 47 कर दी। मतलब केवल 1 सीट की वृद्धि की है। एससी समुदाय के जो हिंदू है वहां पर, क्योंकि मुस्लिम जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक है, तो हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहां पर एससी समुदाय के जो हिंदू है उनके लिए 7 सीटों का आरक्षण, और जो एसटी है उनके लिए 9 सीटें आरक्षित की जाए। और लोकसभा जो 4 से 5 सीटें थी, उनमें एक और जोड़ दी गई है, 6 सीट होनी चाहिए। जो अतिरिक्त सीट है वह अनंतनाग से लोकसभा क्षेत्र से होगी। अब इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। किन बिंदुओं पर किया जा रहा है? मेनली 2 बिंदु है आलोचना। पहला क्या है? जनसंख्या। और दूसरा क्या है? असंवैधानिक। किन बिंदुओं पर कहा जा रहा है असंवैधानिक है? हम देखते हैं। उससे पहले जनसंख्या को देखते हैं कि अभी देखिए, कश्मीर प्रांत और जम्मू 2 क्षेत्र हैं जिनकी सीटों को बढ़ाया गया है। अब कश्मीर की जनसंख्या कितनी है? 68.8 लाख के समथिंग है। कश्मीर की जनसंख्या 68.8 लाख है और जम्मू की जनसंख्या 53.5 लाख है। जम्मू की जनसंख्या 68.8 लाख, कश्मीर की जनसंख्या और जम्मू की 53.5 लाख के आसपास है। लेकिन सीटों को देखें, जम्मू प्रांत में भी 43 है और कश्मीर में 47 है। तो लोगों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है परिसीमन आयोग में। यह है जनसंख्या का मसला। और दूसरा असंवैधानिक के आधार पर जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जिसके आधार पर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया था। तो वो अधिनियम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसका फैसला भी नहीं आया है। तो इस आधार पर यह परिसीमन आयोग असंवैधानिक है। ये हो गया जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट। पहले स्थिति क्या थी? जम्मू क्षेत्र में ये कुल सीटें 87 थी, उनमें परिवर्तन क्या किया है, ये हमारे काम का है। आप देखते हैं परिसीमन आयोग क्या है।
परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग क्या है। अब आता है परिसीमन आयोग। सबसे पहले देखते हैं परिसीमन क्या है। परिसीमन से तात्पर्य जैसे हमारे लोकसभा में 550 सीटों के आसपास है, या राज्यसभा में 250 सीटें हैं, विधानसभा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में विधानसभा सीटें होती हैं। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित करना या निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित करना या उनकी सीमाओं, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसके लिए गठित संस्था परिसीमन आयोग है, जिसका समय समय पर केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। परिसीमन क्या है हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक, ये उत्तर प्रदेश है, लोकसभा सीटें कितनी है 80। तो परिसीमन आयोग का कार्य है कि उत्तर प्रदेश को 80 क्षेत्रों में विभाजित करे। मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये परिसीमन आयोग, जैसे ये एक क्षेत्र, ये दो क्षेत्र, ये तीसरा, ये चौथा, ये डेट करके 80। तो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है कि जो ये लोकसभा क्षेत्र है नंबर 1 का, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएगा, कितने क्षेत्र में इसके प्रभाव में होंगे, ये निर्धारित करना परिसीमन आयोग का कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? परिसीमन आयोग का उद्देश्य है कि जनसंख्या के आधार पर नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। मतलब क्या है? मान लीजिए किसी प्रांत में 10 विधानसभा सीटें हैं, मान लीजिए, और विधानसभा और प्रांत की जनसंख्या है 10 लाख। तो परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो परिसीमन आयोग क्या करेगा? 10 लाख जनसंख्या है, 10 विधानसभा सीटें हैं, तो प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये निर्धारित करने का कार्य परिसीमन आयोग का है। अगर जब उत्तर प्रदेश में 80 लाख जनसंख्या है और 80 विधानसभा सीटें हैं, तो प्रत्येक विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत 1 लाख जनसंख्या आएगी। जो 1 लाख जनसंख्या आएगी वह एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगी। इसी तरह 80 लाख जनसंख्या 80 प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेगी। ये तय करना परिसीमन आयोग का कार्य होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी निर्वाचन क्षेत्र है, और ये यहाँ पर नगरीय क्षेत्र है जहाँ पर विकास बहुत है। तो यहाँ की जनसंख्या यहाँ पलायन कर गई और यहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगी। पहाड़ी क्षेत्र से जनसंख्या, मान लीजिए किसी क्षेत्र से 50% जनसंख्या का पलायन हो गया और किसी और क्षेत्र में चली गई। तो पहाड़ी क्षेत्र में जहां पहले 1 लाख जनसंख्या थी, 1 लाख जनसंख्या थी, और शहरी क्षेत्र में भी 1 लाख थी, ठीक, सबको एक एक प्रतिनिधि था, प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजती थी। अब यहाँ से 50% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में चली गई। तो यहाँ कितनी हुई? यहाँ 50,000 जनसंख्या बची और यहाँ 1.5 लाख हो गई। तो ये लोगों को जनसंख्या, यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व है और यहाँ पर ज्यादा प्रतिनिधित्व है। मतलब यहाँ पर 50,000 लोग एक विधायक को चुन रहे हैं या एक लोकसभा सदस्य को चुन रहे हैं, और यहाँ पर 1.5 लाख लोग एक लोकसभा सदस्य को चुन रहे हैं। तो इन्हीं में समानता रहे, हमेशा प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर समानता रहे, इसी को निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो अब आपको समझ में आया परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को परिभाषित या सीमाओं को निर्धारित करना परिसीमन आयोग का कार्य है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। संविधान में कहाँ उपबंध है? संविधान में 2 जगह उपबंध है। संविधान में आर्टिकल 2 है, एक आर्टिकल 82 है और एक 172 है। 82 का केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और 172 में क्या है? राज्य सरकार द्वारा राज्यों हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब जो केंद्र सरकार का परिसीमन आयोग है उसका गठन कैसे होता है? गठन कौन करता है? गठन करता है राष्ट्रपति।
सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं, एक कौन होता है? एससी का, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक सदस्य कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो दूसरा कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान के जो भारत का राज्य निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। इसके साथ कौन होता है? संबंधित राज्य, जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है उसका राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त। ये 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरे होते हैं भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और तीसरे कौन होते हैं? जिस राज्य की लोकसभा या विधानसभा सीटों में के निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा रहा है उस राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये 3 सदस्य होते हैं। जो इसके निर्णय होते हैं, निर्णय बाध्यकारी होते हैं परिसीमन आयोग के। कानून के समान शक्ति होती है। जो इसके निर्णय है, सबसे जरूरी बात है, न्यायालय में चुनौती नहीं। मतलब परिसीमन आयोग के जो निर्णय या रिपोर्ट में जो अपनी पेशकश करती है, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? 1950-51 में जनगणना हुई थी। 50-51 में उसको चुनाव भी हुए थे। उसी टाइम पर प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद हर जनसंख्या के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है 2 बार। अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 2 बार है, जब 1981 और 1991 में गठन नहीं किया गया। जो 1981 और 1991 की जनगणना हुई थी, उनके बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया। ठीक, तो ये परिसीमन आयोग है। क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का उनकी जनसंख्या के आधार पर परिभाषित करना। संविधान में 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 82 और 172। अनुच्छेद 82 का केंद्रीय परिसीमन आयोग जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को निर्धारित करता है, और 172 में विधानसभा की सीटों हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सदस्य कौन होते हैं? 3 होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके निर्णय है, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। इनमें कानून की समान शक्ति होती है। और दूसरा, इनको न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1950-51 में। अभी तक केवल 1981 और 1991 ऐसे 2 वर्ष थे जिनमें जनगणना के पश्चात इसका परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया। ठीक, उम्मीद है आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन आयोग ये समझ में आया होगा।